ठीक है, रेडी। आज हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। साथियों, 1833 का चार्टर एक्ट क्यों लाया गया और किन परिस्थितियों में लाया गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चार्टर एक्ट, जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया था कि चार्टर एक्ट जो है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना का ये है, प्रयास है। क्या मतलब इस एक्ट के जरिए, विभिन्न एक्टों, चार्टर एक्ट के जरिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को साइडलाइन किया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का भारत में अधिकार हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट उस समय लाया गया जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। वहाँ के फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन धड़ाधड़ होने लगे थे। कपड़े, सूती के कपड़े, विभिन्न तरह के कपड़े, घरेलू उपयोग में आने वाले सामान, इन चीज़ों का आविष्कार, मतलब इन चीज़ों का वहाँ पर में उत्पादन शुरू हुआ। लेकिन अब उत्पादन तो हो गया है, लेकिन ये औद्योगिक क्रांति सिर्फ इंग्लैंड में तो हुई नहीं थी, यूरोप के अन्य देशों में भी हुई थी। तो अब उसको कहाँ खपाया जाएगा, उन चीज़ों को बाज़ार चाहिए था। क्या चाहिए था? जो इंग्लैंड में जो फैक्ट्रियाँ जो सामान बना रही थी, उन सामान को बेचने के लिए बाज़ार चाहिए, और दूसरी तरफ फिर उन सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। एक तो जो सामान प्रोडक्शन होगा वो बाज़ार, और सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल। इंग्लैंड के पास अपनी तो उतना था नहीं कि वो संसाधन, रिसोर्सेज की उससे जो है फैक्ट्री में रॉ मटेरियल सप्लाई करता। तो इसके लिए भारत उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। इनके लिए हमेशा से भारत बाज़ार रहा ही है, ये तो आप जानते ही हैं। तो एक तो रॉ मटेरियल सप्लाई यहाँ से करो और वहाँ का प्रोडक्शन यहाँ आकर के बेचो। तो ये डंपिंग जोन हो गया भारत इंग्लैंड के लिए, यूरोप के लिए। तो खासकर इंग्लैंड के, इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की कंपनी थी। तो अब इसलिए चार्टर एक्ट जो भारत में लाया गया, उस चार्टर एक्ट के जरिए, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था, कंपनी का एकाधिकार तो ख़त्म हो ही गया था। केवल चीन और चाय के साथ व्यापार, चीन के साथ और चाय का व्यापार कंपनी का हाथों में रखा गया था। लेकिन 1833 के जरिए कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और इंग्लैंड के सभी व्यापारियों को छोड़ दे दी गई कि यू कैन गो इंडिया एंड यू कैन स्टार्ट देयर योर बिजनेस। तो कंपनी की मोनोपोली ख़त्म। कंपनी का अब काम क्या रह गया? कंपनी का काम रह गया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, और जो क्षेत्र ब्रिटिश, जिस क्षेत्र को आपने जीता है इंडिया में, उस क्षेत्र पर आप शासन करो, उसको गवर्न करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो, कारोबार छोड़ दो। कारोबार करना तुम्हारा काम अब नहीं है। तो जो कंपनी कारोबार करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक तरह से यहाँ पे शासक बन गई। हाँ, ये अलग बात है कि वो शासन जो है उसने अपने नाम पर नहीं किया, ब्रिटिश संसद के नाम पर, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर शासन किया। तो एक तो आपने ये समझ लिया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म, उससे अब प्रशासनिक कार्य करने थे। अब भारतीय प्रदेश में राजस्व पर कंपनी के अधिकार अब रेवेन्यू कलेक्शन के लिए और शासन के लिए भी उसके अधिकार को इस चार्टर एक्ट के जरिए 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 20 साल तक, जो हर 20 साल पर जो चार्टर एक्ट आता था, तो इस बार जो चार्टर एक्ट आया 1833 का, उसमें उनके व्यापारिक अधिकार तो ख़त्म कर दिए गए, लेकिन उनका रेवेन्यू कलेक्शन और गवर्न करने का जो काम था, शासन करने का, वो उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, जो कंपनी अब कारोबारी से कंपनी अब शासक बन गई। ये था 1833 का चार्टर एक्ट। अब नाउ द नेक्स्ट डेवलपमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो ब्रिटिश संसद ने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पहले कुछ सदस्य नामित होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, यानी कंपनी की तरफ से, और ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। लेकिन अब क्या किया गया, वो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश के जितने भी मंत्रिमंडल के जितने महत्वपूर्ण मेंबर थे, सबको उसमें शामिल कर लिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सभी उसमें शामिल हो गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सभी आ गए। यानी एक तरह से
ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हावी हो गई, ये समझ लीजिए। और इनडायरेक्टली भारत का जो भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश संसद के हाथ में चली गई। ये 1833 के एक्ट का ये महत्व है। उसके बाद और क्या हुआ डेवलपमेंट? भारतीय प्रदेश का शासन विधि सरकार के नाम पर भारत, हाँ, अब सिस्टम जो है, भारत का जो शासन विधि शासन व्यवस्था थी वो अब ब्रिटिश संसद के नाम पर होने लगा। और एक तरह और टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली जो भारत है वो ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया। ब्रिटिश का उपनिवेश, कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी भारत बन गया इसी चार्टर एक्ट के जरिए, क्योंकि यहाँ के शासन को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ कि बंगाल में जो गवर्नर जनरल होते थे, जिसको कुछ मामलों में था कि आप मद्रास और मुंबई के भी कामकाज को हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऐसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे जो भारत के गवर्नर जनरल, अब वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट से ये ध्यान रखना कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। उसके बाद क्या हुआ? तो संपूर्ण देश का समान कानून प्रशासन परिषद को जो गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए जो परिषद बनी थी, जिसमें पहले 4 मेंबर थे, फिर 3 मेंबर हुए, उसको ये कहा गया है कि आप जो कानून बनाएंगे वो कानून सिर्फ बंगाल में लागू नहीं होगा, वो पूरे देश में, यानी पूरे देश से मतलब उस सारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ ब्रिटिश का अधिकार है, यानी मुंबई में भी, मद्रास में भी, सूरत में भी, हर जगह वो कानून लागू होगा। यानी एक यूनिफॉर्म, भारत में एक यूनिफॉर्म समान कानून व्यवस्था, समान सिस्टम की शुरुआत 1833 के चार्टर एक्ट से आप मान सकते हैं कि एक जैसे अभी है, भारत के पार्लियामेंट में जो कानून पास होता है वो पूरे देश में लागू होता है, ठीक। उसी तरह से ये सिस्टम सबसे पहले 1833 के चार्टर एक्ट से आया, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी परिषद को अधिकार दिया गया कि आप जो कानून बनाओगे वो कानून पूरे देश में, यानी पूरे देश से मेरा मतलब है पूरे ब्रिटिश इंडिया में वो लागू होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग when we discuss about the constitutional development in India, कि 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो मुंबई के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया। इससे एक चीज़ और साबित होती है कि कोलकाता को प्रैक्टिकली भारत की राजधानी बन गई और वहाँ का जो शासक था वो भारत का शासक बन गया। ये चीज़ें इससे क्लियर है। उसके बाद एक विधि आयोग का गठन हुआ। विधि आयोग यानी भारत में कानून, समान कानून बनाने के लिए एक विधि आयोग का भी गठन हुआ इसी एक्ट के तहत। और जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी 3 सदस्यीय, उसमें एक विधिवेत्ता के रूप में एक चौथे सदस्य को भी लाया गया और लॉर्ड मैकाले पहला विधिवेत्ता सदस्य बने उसके। उस विधि आयोग का गठन अलग हुआ और एक विधिवेत्ता को यानी कानून के जानकार को विधायी सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की काउंसिल में, परिषद में रखा गया। 4 सदस्य होंगे, लेकिन इसको अभी, इन विधि सदस्य को अभी वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, इसलिए जब महत्वपूर्ण मामले पर वोटिंग होती थी तो उसमें ये भाग नहीं लेते थे, ठीक। समझ गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद जो परिषद में एक विधि सदस्य रखा गया, जो 3 सदस्य परिषद थी वो 4 सदस्य परिषद बना और उसमें लॉर्ड मैकाले को पहला बनाया गया विधि सदस्य। विधि सदस्य को परिषद की वोटिंग में देने का राइट नहीं था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बने, जो बंगाल के तब तक थे, अब वो इसके पूरे देश के गवर्नर हो गए। और पूरे भारत में परिषद जो कानून नियम बनाएगी वो कहा गया कि पूरे भारत में लागू होगा। पूरे भारत यानी जहाँ जहाँ ब्रिटिश के शासन था। ये एक तरह से भारत में पूरे देश की में एक समान कानून पद्धति अपनाने का ये पहला आपको दृष्टांत है।
उससे पहले जो राजे महाराजे के समय थे तो हर हालांकि सनातन पद्धति से काम होता था, लेकिन एंशिएंट इंडिया में भी, मिडियावल इंडिया में भी, मुग़ल इंडिया में भी और इस्लाम और वो सल्तनत कालीन पेज में भी जिस देश पे जिस क्षेत्र पे जिसका शासन था राजा का, वहाँ उसका कानून चलता था। लेकिन इस बार इंग्लैंड की संसद ने 1833 में जो चार्टर पास किया उसमें ये तय हो गया कि पूरे भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी, हर जगह एक ही कानून चलेगा। और वो कानून वो होगा जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो परिषद बनी हुई है उस परिषद के द्वारा बनाए गए कानून। इसको हम रिपीट इसलिए बार बार कर रहे हैं कि आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो और आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि हम जिस दौर में आज जी रहे हैं यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट के दौर में, वो कहाँ शुरू हुआ था। ये मेरा कहने का मतलब था। अच्छा, उसके बाद और क्या हुआ? विधि आयोग तो बन ही गया और 4 सदस्य हो गए उसमें काउंसिल में। या मैंने आपको ये भी बता दिया कि लॉर्ड मैकेलो को पहला कानूनी सदस्य बनाया गया और गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे देश का गवर्नर जनरल हो गया। पूरे देश के सैन्य, न्यायिक और नागरिक मामले उसके अधीन आ गए और बंगाल की शासन व्यवस्था के लिए अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई। उसके बाद इस एक्ट का और बहुत सारे महत्व है। इसी एक्ट के तहत दासता समाप्त करने का प्रस्ताव आया, जो बाद में लिलिथगो ने कानून बनाया 1842 में। भारत से दास प्रथा को अंत करने के लिए प्रस्ताव इसी में आया था 1833 के चार्टर्ड एक्ट से। उसके बाद सिविल सेवा की जो यहाँ पर में जो कंपनी के नुमाइंदे चुने जाते थे सिविल सेवा के, वो सबके लिए खोल दिया गया। भारतीयों के लिए एक सिविल सेवा में चयन पहले डायरेक्टर की पैरवी से चयन होता था, अब जो है प्रतियोगिता प्रारंभ किया गया। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद ही कोई सिविल सेवा में आ सकता था। ये 1833 का चार्टर एक्ट है। उसके बाद धर्म, जाति अथवा वंश के आधार पर भेदभाव भी समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। पहले भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक थे वो भारतीय नुमाइंदों को नियुक्त नहीं करते थे महत्वपूर्ण पदों पर, क्योंकि ये इंडियन है, ये ब्लैक है। लेकिन इस एक्ट के तहत उसको ख़त्म किया गया कि जाति भेद आदि के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक और अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब अंग्रेज बिना अनुमति के भारत में आ सकते थे, भारत में रह सकते थे और भारत में ज़मीन खरीद सकते थे, मकान बना सकते थे। ये 1833 का चार्टर एक्ट है कि भारत पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, ईसाई मिशनरियों तक को अनुमति लेनी पड़ती थी भारत में आने के लिए, भारत में अपना धर्म प्रचार करने के लिए। लेकिन 1833 में जब कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई, तब पूरे ब्रिटिश जो सिटीजन्स थे उनको ये अधिकार दे दिया कि यू कैन गो इंडिया, यू कैन बाय प्लॉट देयर एंड यू कैन, आप वहाँ पर रह सकते हैं, यू कैन लिव देयर परमानेंटली अगर आप चाहें तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट, जो एक तरह से भारत में जो आज का कानून है उसकी हम जन्मदाता इसको कह सकते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया, इसको नहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम आगे बताएंगे 1833 के बाद का घटनाक्रम क्या है, संविधान वो हम अगले एपिसोड में बनाएंगे।